दिसंबर 2000 में गिरफ्तारी के बाद राजा कोलंदर के मामले में जो कुछ भी बाहर आया, फार्म हाउस से मिली खोपड़ियां, डायरी में दर्ज 14 नाम, नरभक्षण के भयानक आरोप, उसने पूरे देश को यह उम्मीद दिला दी थी कि जल्द ही इंसाफ होगा। लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था की हकीकत कुछ और ही थी। यह मुकदमा पूरे 12 साल तक अदालतों में लटका रहा। गवाहों के बयान दर्ज होते रहे, सबूतों की जांच होती रही, फोरेंसिक रिपोर्टें तैयार होती रहीं, तारीख पर तारीख पड़ती रही, जबकि राजा कोलंदर और उसका साला वक्षराज कोल जेल की सलाखों के पीछे इस इंतजार में बैठे रहे कि आखिर उनकी किस्मत का फैसला कब होगा। इस लंबे इंतजार के दौरान राजा कोलंदर ने अपनी एक अलग ही रणनीति अपना ली। उसने कभी अपने अपराध को कबूल नहीं किया, बल्कि खुद को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया जिसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उसका दावा था कि वो अपने कोल समुदाय के लिए राजनीति में उतरना चाहता था, और यही बात पुलिस, मीडिया और स्थानीय ताकतवर तबकों को रास नहीं आई। ये पूरा मामला असल में उसे राजनीतिक तौर पर खत्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। अपनी इस कहानी को और पुख्ता करने के लिए वो बार बार ये दोहराता कि उसके 3 बच्चों के नाम अदालत, जमानत, आंदोलन खुद इस बात का सबूत है कि वो हमेशा से व्यवस्था से लड़ने वाला विद्रोही स्वभाव का इंसान रहा है, न कि कोई छिपा हुआ हत्यारा। वो ये भी दावा करता कि खोपड़ियां और डायरी जैसे सबूत पुलिस ने खुद गढ़े थे। ये दावा सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन सिर्फ किसी का दावा करना उसे सच नहीं बना देता। आने वाले सालों में अदालत को यही तय करना था कि कौन सी बात सबूतों पर टिकती है। आखिरकार नवंबर से दिसंबर 2012 में इलाहाबाद की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मेहताब अहमद ने राजा कोलंदर और उसके साले वक्षराज कोल को धीरेन्द्र सिंह की हत्या का दोषी करार दिया। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, साथ ही सबूत मिटाने के लिए 7 साल, अपहरण के लिए 10 साल और डकैती व चोरी के सामान रखने के लिए 10 साल की अतिरिक्त सजाएं भी दी गई। सभी सजाएं एक साथ चलनी थी। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जब यह फैसला सुनाया गया तो कोलंदर के चेहरे पर कोई खास घबराहट नहीं थी। वो शांत भाव से मुस्कुराता हुआ नजर आए। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात है जिसे अक्सर इस कहानी को सुनाते वक्त नजरअंदाज कर दिया जाता है। मीडिया और बाद की तमाम रिपोर्टों में अक्सर ये दावा किया गया कि अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला करार दिया और नरभक्षण के आरोपों को भी सही ठहराया। लेकिन जब हम उस वक्त की असली अदालती रिपोर्टिंग को ध्यान से देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि कोलंदर किसी और हत्या में भी शामिल था, और नहीं नरभक्षण के आरोपों को पुख्ता तौर पर साबित किया जा सका। यही वजह थी कि अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब ये भी था कि मृत्युदंड का सवाल ही नहीं उठा। कानूनी तौर पर अदालत ने सिर्फ धीरेन्द्र सिंह की हत्या को साबित माना। डायरी में दर्ज बाकी 13 नाम, फार्म हाउस से मिली खोपड़ियां, नरभक्षण के दावे, ये सब पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्टिंग का हिस्सा तो बने, लेकिन कानूनी तौर पर बिना किसी संदेह के परे साबित नहीं किया जा सका। कोलंदर के परिवार वालों ने भी हमेशा नरभक्षण के दावों से साफ इनकार किया। यहाँ एक दिलचस्प तुलना भी की जा सकती है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां शुरुआती कबूलनामों और भयानक बरामदगियों के बावजूद बरसों बाद अदालतों ने सबूतों की कमी के चलते कुछ मामलों में आरोपियों को बरी तक कर दिया। ये इस बात की मिसाल है कि भारत की अदालतें, चाहे मामला कितना भी सनसनीखेज क्यों न हो, अंतिम फैसला हमेशा सबूतों की मजबूती पर ही टिकाती है, न कि जनता की राय या मीडिया रिपोर्टिंग पर। इसी सिद्धांत की वजह से राजा कोलंदर के मामले में 13 और नाम आज भी कानूनी तौर पर अनसुलझे बने हुए हैं, भले ही जनता की नजर में वे कभी के साबित मान लिए गए हों। 2022 में
इस मामले ने वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचा जब नेटफ्लिक्स ने अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ सीरियल किलर रिलीज की। 3 एपिसोड की इस सीरीज में निर्माताओं को खुद जेल में बंद अब बूढ़े हो चुके राजा कौलंदर तक पहुंच मिली। साथ ही जांच में शामिल रहे पुलिस अधिकारी एस.एन. त्रिपाठी से भी बातचीत की गई। कैमरे के सामने भी कौलंदर ने अपना वही पुराना रुख बरकरार रखा, खुद को निर्दोष सताया हुआ इंसान बताते हुए। इस डॉक्यूमेंट्री ने उसकी कहानी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मई 2025 में यानी धीरेन्द्र सिंह की हत्या के करीब 25 साल बाद लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजा कौलंदर और उसके साले को एक और हत्या के मामले में दोषी ठहराया। इस बार शिकार बने थे मनोज कुमार सिंह। अदालत ने दोनों को एक बार फिर उम्र कैद की सजा सुनाई। उसकी दूसरी उम्र कैद 2 अलग अलग अदालतों से 13 साल के फासले पर। जरा सोचिए, 25 साल बाद भी जांचकर्ता और अदालतें अब भी उस डायरी में दर्ज बाकी नामों को एक एक करके सुलझाने में जुटी हुई है। अब जब हम राजा कौलंदर की इस पूरी कहानी को समेटते हैं तो एक बेहद अहम सबक उभर कर सामने आता है। लोकप्रिय संस्कृति में उसे अक्सर एक साबित नरभक्षी सीरियल किलर के तौर पर पेश किया जाता है, जिसने 15 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की। ये तस्वीर उसकी अपनी डायरी और फार्म हाउस से मिली खोपड़ियों पर आधारित है, लेकिन कानूनी तौर पर आज तक सिर्फ 2 हत्याओं में उसे दोषी ठहराया जा सका है और नरभक्षण का आरोप किसी भी अदालत में अब तक पूरी तरह साबित नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि व्यापक रूप से माना जाता है और अदालत में साबित हुआ है कि बीच का फर्क हमेशा समझना चाहिए। आज राजा कौलंदर उन्नाव की एक जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब 60 के दशक को पार कर चुका एक बुजुर्ग कैदी जो आज भी अपनी बेगुनाही का दावा करता है। उसकी कहानी शायद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। डायरी में दर्ज बाकी नामों की गुत्थी अभी भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक डरावने अपराधी की नहीं, बल्कि उन तमाम अनकही, अनसुलझी गुमशुदगियों की भी है, जिनका सच शायद कभी सामने ही नहीं आएगा।